हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.6 देखो क्या बोला है। अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट सेंटेंस जो भी है, करेक्ट अल्टरनेटिव जो भी है उसके अंडरलाइन वहां पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है चलो, तो अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो अंडरलाइन करने के लिए हमने पेन चूज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। और ये लाइन वाला ही चूज कर लेते तो सीधे लाइन ही हो जाए। When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases slash decreases slash remains alternate। मतलब कि क्या होगा? When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of a body increase होगी, decrease होगी या remain unchanged, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा यू के बराबर। या फिर आप उल्टा सोचो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल, मैंने समझाया था लेक्चर के अंदर कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है ना। तो आप देख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? वर्क डन अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव के सामने आगे नेगेटिव साइन लग गई तो इसका मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो क्या बोला है। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से कौन सी एनर्जी लॉस होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? भाई सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सही आंसर रहेगा, है ना, ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। मतलब कि यहां पे मोमेंटम के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किसकी वजह से हो सकता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ सकता है या फिर इंटरनल फोर्स की वजह से? देखो इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। तो जो भी चेंज आ सकता है वो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहां पे मोमेंटम में चेंज आ सकता है, जिसको हम फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स इज इक्वल डीपी बाई डी टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। External force is the correct answer. D. In elastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum या total energy of the system of two body। आप ही बताओ इसमें क्या चेंज नहीं होगा? यहाँ पे देखो इन इलास्टिक कोलिजन बोला गया है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चेंज नहीं होगा? इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर दी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन बोला गया है। और कौन सी चेंज नहीं होगी? तो भाई टोटल लीनियर मोमेंटम यहां पे हम बोलेंगे वो चेंज नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर आप टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज भी अगर आप निकालोगे तो यहां पे वो चेंज होगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम यहां पे चेंज नहीं होगा, है ना। लीनियर वैसे टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, तो टोटल एनर्जी आप यहाँ पे निकलने जाओगे तो एक और से देखने जाए तो ये भी आंसर आ सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं होता है, कंजर्व्ड रहता है ना। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखने जाए तो टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, इन इलास्टिक है इसलिए। ठीक है, तो डू नॉट चेंज बोला है इसलिए। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि ट्रू और फॉल्स वो आपको आइडेंटिफाई करके देना है। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? स्टेटमेंट देखो एक बार, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? देखो आपको बोला है टोटल मोमेंट द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। भले इलास्टिक है लेकिन भाई किसी बॉडी की मोमेंटम या एनर्जी कंजर्व थोड़ी ना रहेगी। टोटल सिस्टम का मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहेगा, है ना। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहां पे पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। यहां पे गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, तो ये रीजन क्या है, इसका रीजन ये है रीजन ये है कि भाई इन इलास्टिक कोलिजन momentum and energy of system जिसमें दोनों बॉडी आ जाती है इज कंजर्व्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्सटर्नल फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को चेंज करने के लिए, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी जब भी प्रेजेंट होती है तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स में चेंज एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो मे चेंज, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, जब भी किसी को एनर्जी देता तो वो एक्सटर्नल एजेंट अपनी एनर्जी उसको दे देता, तो वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी भाई गलत है, इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका भी रीजन लिखते हैं। बी का रीजन क्या होगा, देखो इंटरनल की तो बात नहीं है, मेन एक्सटर्नल की बात है। एक्सटर्नल फोर्स external forces may change total energy of a system of a system। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। भाई स्टेटमेंट गलत है, ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इट इज वैलिड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। क्लोज लूप में वर्क डन जीरो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। तो इसका रीजन क्या देंगे, इट इज वैलिड फॉर it is valid for only conservative force। ठीक है, तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। एंड डी, इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात तो सही है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो आफ्टर द कोलिजन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी सिस्टम की वो इनिशियल से कम ही रहेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भाई यहां पे ट्रू है। तो भाई आखिरी वाला स्टेटमेंट जो भी है इट इज ट्रू। तो अभी इसका रीजन देने की तो जरूरत नहीं, फॉल्स होगा तो इसका रीजन देंगे, ठीक है। तो इन इलास्टिक में ये बात सही है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। आंसर केयरफुली विथ रीजंस। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls। देखो यहां पे जो नोटिस किया, यहां पे भले आपको इलास्टिक बोला गया हो लेकिन यहां पे आपको ये देखना है कि कब की बात की गई है। देखो ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कि जब भी इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, मतलब कि जब भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट, वो टाइम पे क्या यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो भाई इसका आंसर निकलेगा नो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी भाई, क्योंकि सारी एनर्जी मैंने बताया तो था आपको कि जब भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस होती है तब वो सारी काइनेटिक एनर्जी लग जाती है डिफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
और जब वो अलग होते तब वापिस, मतलब कि ये जो डेल्टा टी का जो छोटा सा जब भी टाइम होता है, जब भी वो लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, पूरा जी जान लगा देते हैं एक दूसरे को शेप बिगाड़ने में, है ना, चाहे कोई भी कोलिजन हो। तो डीफॉर्मेशन प्रोसेस में जो सारी एनर्जी लगा दे, तो आती कहां से, काइनेटिक में से। तो भाई इसका आंसर होता है नो। ठीक है, यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि total kinetic energy is not conserved ड्यूरिंग दी कोलिजन प्रोसेस, बिकॉज यहां पे डीफॉर्मेशन प्रोसेस जो भी होती है, डीफॉर्मेशन प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है ना, मतलब कि उसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है डीफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो आप यहां पे इसका रीजन लिख सकते हो, आप अपने आप लिखो इसका रीजन। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two balls? तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, जी हाँ ये सही है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी को तो बोलते हैं कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो भी होता है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ जो भी है वो यही तो बोलता है। तो ड्यूरिंग दी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, भले वो शॉर्ट टाइम के लिए मिले, लेकिन वहां पे मोमेंटम कंजर्व दिखेगा। What are the answer to A and B for an inelastic collision? भाई इन इलास्टिक के लिए भी मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो इन इलास्टिक के लिए भी सही रहेगा। और दूसरी बात, ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट, ड्यूरिंग जब भी कॉन्टेक्ट हो रहा है, मतलब कि जब कोलिजन हो रहा है ना, डीफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, तब चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, डीफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी जाएगी, है ना। तो नो चेंज इन द आंसर। ठीक है, आप चाहे इलास्टिक के लिए दोनों स्टेटमेंट पढ़ो या नॉन इन इलास्टिक के लिए पढ़ो, नो चेंज दोनों स्टेटमेंट, मतलब कि आंसर तो यही रहेगा, नो चेंज, नो चेंज इन आंसर, इन आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट वन डी, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? मतलब कि यहां पे आपको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल ओनली उन दोनों के बीच के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती हो, तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, होने वाला कोलिजन इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, है ना। और यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। तो भाई ये तो केस बनेगा पेंडुलम वाला, मतलब कि आप पेंडुलम वाले केस में आप देखोगे तो मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो स्प्रिंग वाला केस अगर देखोगे तो वहां पे ऐसे, यहाँ पे बिलियर्ड बॉल है, तो इन दोनों के सेंटर पॉइंट से बीच में, सेंटर पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब कि एक जा रहा है, दूर है, वापस टकराएगा, टकराने के बाद वो उतना ही दूर जाएगा, दूसरा वाला वापस आएगा, इस तरीके से मतलब कि ये घटना हो रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर उन दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये कोलिजन होना चाहिए इलास्टिक, ये कोलिजन होना चाहिए इलास्टिक। ठीक है, तो इट शुड बी इलास्टिक, क्योंकि यहां पे फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा, और कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी जब भी डिस्कशन आता है तो वहां पे आप ये तरीके से मत देखो, और अलग तरीके से देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कर सकता है। दूसरी चीज होती है तो स्प्रिंग वाला फोर्स, वो भी एक कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कर सकता है। तो अल्टीमेटली अगर आप मान लो कि यहाँ पे दो बिलियर्ड बॉल के बीच में जो भी कोलिजन हो रहा है वो सिर्फ उन दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई डेफिनेटली वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, डेफिनेटली वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन, जो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करा वो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, वो इलास्टिक कोलिजन दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6.9 देखो, 6.9 में क्या बोला गया है। 6.9 में बोला गया है यहाँ पे, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to। यहां पे आपको बोला गया कि इनिशियली बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और फिर वो वन डायमेंशन की मोशन में आ जाती है एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे जो डिलीवर हुआ होगा पावर, वो टाइम के साथ कौन सी प्रोपोर्शनलिटी में होगा वो आपको पता करना है। मतलब कि इन शॉर्ट पावर का आपको टाइम के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी बनेगी वो आपको पता करना है ये वाली मोशन के लिए। तो पावर का फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो भाई पावर का एक फॉर्मूला था वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और दूसरा फॉर्मूला भी था जो फोर्स इनटू वेलोसिटी था, है ना, याद आया कुछ।
फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे जरा देखो तो, यहाँ पे आपको फोर्स जो भी मतलब सॉरी एसिलरेशन जो भी दिया गया है वो कांस्टेंट दिया गया है। क्या मैं फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए लिख सकता हूं? जी हाँ। तो यहां से क्या मैं एसिलरेशन की वैल्यू, सॉरी एसिलरेशन को नहीं लिखेंगे, फोर्स को ही वैल्यू ही यहां पे प्लेस कर देंगे, या फिर आप एक काम करो वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस करते हैं तो अभी आपको प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी। तो मैं इसको रीराइट करता हूं, देखो ये F इंटू वी है, क्या मैं V इज इक्वल टू 80 लिख सकता हूं? जी लिख सकते हो। अगर मैं v इज इक्वल टू यहां पे 80 लिखता हूं तो यहां पे जरा देखना, क्या यहां से मैं एसिलरेशन की वैल्यू जो कांस्टेंट एसिलरेशन है उसकी वैल्यू में f बाई एम लिख सकता हूं? जी हां, आप f बाई एम लिख सकते हो। तो भाई यही वैल्यू एसिलरेशन की जगह पे प्लेस कर दोगे तो आपको अब ये पावर का फॉर्मूला क्या दिखेगा? तो ये दिखेगा मुझे f इंटू एसिलरेशन की जगह पे मैंने लिखा f बाई एम इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। तो देखो ये क्या हो गया, एफ स्क्वेयर बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी जरा देखो, अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, है ना। मास कांस्टेंट, एसिलरेशन कांस्टेंट, तो ये फोर्स भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो आप खुद ही देख लो यार, पावर किसके प्रोपोर्शनल गया? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, ठीक है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, तो करेक्ट आंसर इज दिस, टी के सीधा प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था। 6.10, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power, then its displacement in time t is proportional to, मतलब कि यहां पे आपको बोला गया कि एक बॉडी यूनिडायरेक्शनली मोशन में आती है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, मतलब कि पावर आपको कांस्टेंट दिया गया है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी बनेगा वो आपको पता करना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर आपको कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पे पावर आपको कांस्टेंट दिया गया है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो पावर का फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम के साथ रिलेशन निकालना है तो मैं यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं फोर्स को यहाँ पे एम ए लिख सकता हूँ? जी हाँ, आप फोर्स को यहाँ पे एम ए लिख सकते हो। अच्छा, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या मैं यहाँ पे 80 लिख सकता हूँ? जी हाँ, आप वेलोसिटी को 80 लिख सकते हो। तो जरा देखो तो ये पावर का फॉर्मूला अब क्या हो गया, m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। क्या यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल सकती है? जी हाँ, तो भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एम इंटू टी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से भाई मेरे पास एसिलरेशन की वैल्यू बन के आ जाएगी अंडर रूट में पी अपॉन एम टी, ठीक है। तो ये एसिलरेशन मैंने निकाल लिया, एसिलरेशन मैंने निकाला, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। ध्यान से देखो तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर ऐसा बोला गया है, ठीक है। अभी ये जो बंदा है वो कांस्टेंट एसिलरेशन वाली मोशन करेगा, तो अगर वो कांस्टेंट एसिलरेशन वाली मोशन करता है तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एसिलरेशन, तो हम सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपको बोला गया कि भाई वो बंदा जो बॉडी है वो यूनिडायरेक्शनली मोशन में आती है, मतलब कि इनिशियली वो रेस्ट कंडीशन में थी, ऐसा हम मान के चलते तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो भाई x की वैल्यू बनेगी यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ ए की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे भाई अंडर रूट को मैं इस तरीके से लिखता हूँ पी अपॉन एम टी का 1/2 पावर, भाई लिख सकता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये 1/2 पावर सबको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा p टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाय m टू दी पावर b बाई 1/2 इंटू टी टू दी पावर b बाई 1/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना x हमें मिलेगा। चलिए अभी यहाँ पे ये t के पावर को एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, भाई ये देखो p का 1/2 पावर डिवाइड बाई यहाँ पे 2 टाइम्स m का 1/2 पावर इंटू टी का बाई 2 माइनस 1/2, है ना, क्योंकि t टू द पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 होगा, 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा p टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई
2 इंटू एम टू द पावर 1/2, ये होगा x। अभी जरा ध्यान से देखो, पावर तो कांस्टेंट है, मतलब कि ये टर्म कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, m टू द पावर 1/2 भी कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि x सीधा किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, t टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 3/2। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F given by F is equals to something। वेक्टर फॉर्म में आपको दिया गया है, where I cap, J cap, K cap are unit vectors along the x, y and z axis of the system respectively। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 मीटर along the z axis। मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो भी दिया गया है वो 4 मीटर का दिया गया अलोंग दी जेड एक्सिस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो भी है, इसको मैं अगर लिखूं, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे व्हाट इज दी वर्क डन निकालने को बोला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट में लिख पाऊंगा d इज इक्वल टू 4k कैप अलोंग दी जेड एक्सिस, मतलब कि 4k कैप मीटर। ठीक है, तो फोर्स आपको दिया गया है, देखो फोर्स क्या दिया गया है, ये वेक्टर फॉर्म में, डी वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में हम लिखे, तो ये हमें दिया गया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ठीक है, ये हमें दिया गया है। बहुत बढ़िया, चलो तो हमें वर्क डन निकालना है, तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी वेक्टर। तो ये होगा एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी वेक्टर। अच्छा देखो, एफ वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, तो ये होगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर मतलब कि 4k कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, देखो ये 4k कैप को मैं 4k कैप ना लिख के मैं कुछ तीनों वेक्टर में लिखूं, तो ये 0i कैप लिखा जा सकता है, प्लस 0j कैप लिखा जा सकता है, प्लस 4k कैप लिखा जा सकता है ना। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, इसका इसके साथ 0, ये इसके साथ 0 और ये इसके साथ, तो 4 3 12 हो जाएगा, k डॉट के हो जाएगा 1, तो 4 3 12। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, 12 जूल, जूल बोल गए सॉरी, 12 जूल। ठीक है, तो 12 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। An electron and proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे दी गई है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द सेकंड विद द 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि प्रोटॉन, सेकंड कौन है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे दी गई है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो ये दो एनर्जी आपको दी गई है। विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन। मतलब कि दोनों में से कौन फास्टर होंगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। यहाँ पे दोनों के मास भी दिए गए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई दोनों में से कौन तेज होगा, कौन फास्टर होगा। तो भाई कौन फास्टर होगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो फास्टर होगा, है ना। यहां से काइनेटिक एनर्जी से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास भी आता है ना, मास भी आता है। तो देख के ये मत बोलना कि सर ये फास्टर होगा, प्रोटॉन फास्टर होगा इलेक्ट्रॉन से। भाई मास भी पिक्चर में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में मास भी मल्टीप्लाई होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। देखो प्रोटॉन का मास जो भी है वो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -27 में, और ये 10 टू द पावर -31 में इलेक्ट्रॉन का मास। तो मास ज्यादा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है ना, समझ में आ रही है। तो ऐसे ही डिसीजन मत लिया करो। तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी हमें एक्चुअल आंसर देगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई एक काम करते हैं, सीधा रेशियो ही ले लेते हैं, सीधा रेशियो ले लेते हैं। वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि रेशियो क्या आ रहा है, तो कौन किससे ज्यादा है ना, तो वहीं से पता चल जाए। तो हम सीधा ये रेशियो निकालेंगे तो अपने आप कौन फास्टर है वो भी पता चल जाएगा। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई के प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, देखो वैसे तो वैल्यू दी गई है, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, डिवाइड बाई इसको मैं लिखूंगा हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, चलो देखो ये 1/2 1/2 तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या है, बचा है उसको लिखो भाई। हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे वी बाई वीपी निकालना चाहता हूं, तो एक काम करते हैं, वी बाई वीपी को यहीं पे लेके आते हैं, तो ये वीई बाई वीपी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, भाई देखो यहां से एमपी उधर चला गया, एमपी उधर चला गया एंड एमई नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एमपी इंटू के ई डिवाइड बाई एम ई इंटू के पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हमें रेशियो निकालना है, इसके लिए पहले एक काम करते हैं, अंडर रूट बाद में निकालेंगे, तो पहले इसी को ऐसे ही स्क्वायर में ही रहने देते हैं, या फिर लिखना हो तो भाई अंडर रूट कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट में पूरी ऐसी मोटी मोटी टर्म आ जाएगी, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। देखो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते जाओ, सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर हम सारी वैल्यू प्लेस करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो ये हमें दिया गया है, ऐसे ही लिखते, ब्रैकेट में नहीं लिखते, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो, किलो मतलब कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल आपको दिया गया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये हो गई न्यूमरेटर वाली टर्म। अभी डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखते हैं यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें ऊपर दिया गया है, देखो 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी ये ऑटो से में चला गया, वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन, किलो मतलब कि 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ये टर्म तो पूरी इसके साथ कट गई, जो बचा है उसका रेशियो वगैरह निकालना है। देखो ये 10⁻3 10⁻3 भी कैंसिल, एक जीरो भी यहां से कट जाएगा, तो जो बचा है उसको लिखो, लेकिन बचा है उसमें यार रेशियो निकाल के लिख दो, 1.67 डिवाइड बाई 9.11 का रेशियो कितना निकल के आएगा उसको ही लिख दो, है ना। तो 1.67 इसको डिवाइड करेंगे हम 9.11 से, सो 9.11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा आंसर, ओ हो 0.1833, 1833, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आएगा अंडर रूट में, ये पूरी टर्म अंडर रूट में लिखेंगे अभी, अंडर रूट में ये दोनों का रेशियो आया 0.183315, 4 डिजिट लिख दे 0.1833, ठीक है, 1833 इंटू, अच्छा 10 का पावर एडजस्ट करो, 10 का पावर एडजस्ट करो, देखो ये 10, ये एक जीरो है इसके साथ, मतलब पावर सेट करोगे तो 10⁻⁻30 हो जाएगा, और जब भी 10⁻⁻30 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, तो आप यहाँ पे एक काम करते हैं ना, क्योंकि ये 31 27 तो ये 10⁻, इवन नंबर में आएगा, तो एक काम करते हैं, इसको और फर्दर डिवाइड कर, चलो वो वहां पे भी एडजस्ट हो जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, वहां पे भी एडजस्ट वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से ये मैं 9.11 लिखता तो छल जाता, चलो कोई बात नहीं, तो ये 10⁻30, 10⁻30 अगर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, देखो ये दोनों के पावर हमने सेट कर दिए, तो 10⁻⁻30 आ जाएगा, -30 ऊपर जाएगा तो 10⁻+30 हो जाएगा, +30 -27 होगा हमारे पास 10⁻3, ठीक है। तो ये 10⁻3 हमारे पास आएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट निकालना है, तो 10⁻3 हमें जमेगा नहीं, यहाँ पे 10⁻3 हमें जमने वाला है नहीं, है ना। अगर वो स्क्वायर के टर्म में है, 10⁻² है, या फिर एक काम करो 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई ही कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार सीधा आंसर आ जाएगा 10⁻3 मतलब 1000, 1000 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वो क्या होगी अंडर रूट में, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में, देखो ये 183.3 होगा, 183.3, ठीक है। अभी 183.3 का तो अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, इसका अंडर रूट निकालना आसान है ना। तो चलिए इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये अंडर रूट हम इसका निकालेंगे, अंडर रूट में 183, सो 183, एक सेकंड, अंडर रूट 183
83.3 का अंडर रूट होता है 13.53 या फिर 13.5388, तो ये वैल्यू आएगी 13.5388, 5388, है ना, ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वो हमें कुछ इतनी मिलेगी, है ना। आप खुद भी कैलकुलेट कर लो और देख लो कि क्या यही आंसर आ रहा है। जी हाँ, 13.54, आप अप्रोक्सीमेटली 54 लिख सकते हो। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो पहले तो ये रेशियो निकालो तो ये आंसर आ गया, लेकिन आप यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 13.54 टाइम्स वीपी। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वेलोसिटी से इतना गुना ज्यादा है, मतलब कि कौन ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, है ना। यहीं से यही आंसर ले सकते हैं, हियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is higher, greater than velocity of proton। तो कौन तेज होगा, कौन तेज होगा, आप देख सकते हो, यहीं से आंसर दे सकते हो कौन तेज होगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन तेज होगा, इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन, ठीक है। आप यहां से आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी से ये डिसीजन कभी मत लेना कि भाई कौन तेज है, तेजी निकालनी है तो उसके लिए आपको वेलोसिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। 6.13, a raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with a decreasing acceleration due to the viscous resistance of the air until at half its original height. It attains its maximum terminal speed and moves with a uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? And what is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? ठीक है, यहां पे ना आपको बहुत सारी चीजें मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। मैं आपको पूरी सिचुएशन ही समझा देता हूं कि यहाँ पे ये सिचुएशन आपको क्या दे रही है, क्या बोलने वाली है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। तो उसके लिए हम पहले तो थोड़ा सा प्लॉट कर लेंगे, सारी चीजें यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा आपको क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा इसको कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। आपको बोला है कि भाई रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप जिसकी रेडियस है 2 mm, वो 500 मीटर जमीन से 500 मीटर की हाइट से गिर रहा है, जमीन से 500 मीटर की हाइट से गिर रहा है ना। रेन ड्रॉप जमीन की हाइट से, मान लो कि ये ग्राउंड है और ये 500 मीटर की हाइट है, तो यहां से रेन ड्रॉप गिर रहा है ना। ये टोटल हाइट जो भी है वो 500 मीटर है। सो ये टोटल हाइट जो भी है इसको हम 500 मीटर लिखेंगे। सो दिस इज ऑफ 500 मीटर। इसको मेंशन भी कर देते हैं अच्छे से। ठीक, तो ये होगी हमारे लिए 500 मीटर की हाइट, 500 मीटर, ठीक है। और आपको बोला गया कि यहां से एक रेन ड्रॉप गिरता है, मान लो ये रेन ड्रॉप है जिसकी रेडियस 2 mm है, वो गिर रहा है। अभी आपको क्या बोला कि भाई इट फॉल्स विथ ए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू द विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट, मतलब कि आधी हाइट तक। मान लो कि इसकी आधी हाइट जो भी है वो यहां पे है, तो आधी हाइट को भी हम ड्रॉ कर लेते। सो दिस इज द आधी हाइट। तो यहां तक वो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से गिर रहा है, यहां तक वो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से गिर रहा है, मतलब कि ये जो हाइट है वो 500 की आधी, मतलब कि 250 मीटर होगी, है ना। यहां से यहां तक 250 मीटर, और उतना ही नहीं, यहां से यहां तक भी ये 250 मीटर ही होंगे, आपको बोला गया है ऐसा, है ना। तो आधी हाइट तक वो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से गिर रही है, ठीक है। लेकिन एक्सीलरेशन तो है और वो फ्री फॉल करेगी, तो भाई स्टार्ट करेगी अपनी जर्नी 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। गिरती 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 यहां तक आई। अभी इसके बाद कहानी कुछ उल्टी हो रही है। क्या हो रही है यहां पे देखो, आधी हाइट तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, भले एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन तो है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी।
उसके बाद क्या हो रहा है, इट अटेन्स आफ्टर दैट, मतलब कि आधी हाइट पे पहुंचने के बाद इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड देन आफ्टर, मतलब कि यहां पे पहुंचने के बाद अभी उसकी वेलोसिटी ना टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब कि अभी उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब कि इसके बाद की जो आधी हाइट है ना वो कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से वो कंप्लीट करेगी, है ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से वो अपनी इतने डिस्टेंस को कंप्लीट करेगी, है ना, कंप्लीट करेगी। क्या देखा गया यहाँ पे, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ। तो ये ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है वो निकालना है। दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी, तो ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकालना है। और आपको बोला गया है कि इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये आधी हाइट के बाद तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कि जितनी मैक्सिमम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है उतनी उसने अचीव कर ली। वो कितनी हो सकती है, तो भाई जब ग्राउंड पे गिरता है तो 10 है, तो यहां पे भी कितनी हुई होगी, 10 हुई होगी, क्योंकि उसके बाद की जर्नी है, ये इतनी जर्नी है, वो तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको कंप्लीट कर रहा है ना, तो ये 10 ही होगी। तो इतना हम यहां से अंदाजा लगा पाए। अच्छा, अभी मुझे एक और चीज, क्योंकि वर्क डन निकालना है तो मुझे यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू द फोर्स होता है ना, तो यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मुझे mg मतलब कि m की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हमें ना ये ड्रॉप का मास कितना है वो हमें दिया नहीं गया है, ड्रॉप का मास हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है ना, तो ड्रॉप का मास दिया नहीं है तो अभी क्या करें, तो भाई मास तो पता करना पड़ेगा, मास कहीं से भी हमें इसका पता करना पड़ेगा। तो भाई हमें यहाँ पे उसकी रेडियस दी गई है, तो हम यहाँ पे रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम यहाँ पे रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 केजी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 केजी। तो मैं यहाँ पे मुझे इसकी डेंसिटी ये हमें दी नहीं गई, लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं पहले तो डेंसिटी से इसका मास कितना होगा, ये जो रेन ड्रॉप है इसका मास कितना होगा वो पता करने की कोशिश करता हूं। देखो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको भी पता है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई मास इज इक्वल टू क्या होगा, तो मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई, हम ना ये रेन ड्रॉप होता है इसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं, वो स्फीयर है तो स्फेरिकल मान लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, है ना, पाई आर क्यूब के बराबर। डेंसिटी इसकी होती है कितनी, डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 केजी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 10 टू द पावर 3 मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया 4/3 इंटू पाई, पाई मतलब कि 10.14 इंटू रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 2 mm है, लेकिन 2 mm को मुझे यहां पे मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्यूब, ठीक है। तो ये आएगी कुछ वैल्यू, अभी इसको सॉल्व वगैरह करेंगे हम लोग और निकालेंगे कि भाई मास कितना हो सकता है। तो भाई इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते जाओ पहले तो, और 10 के पावर को एडजस्ट करते जाओ। तो मैं निकाल लेता हूँ कैल्सी, आप भी कैल्सी निकाल सकते हो। तो भाई पहले तो 4/3 करो, 4/3, तो ये आंसर आएगा 1.33333 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 3.14 से इसको मल्टीप्लाई किए तो हमें कुछ आंसर मिला, मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब वो होता है 8, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 33.4933, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 33.4933, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो 10 टू द पावर देखो, ये 3 3 9, तो -9, और ये +3, -9 + 3 कितना होता है, तो -6 होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 kg, है ना। या फिर आप इसको एक डिजिट ऐसे लिख के शिफ्ट करके आप इसको लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट 3.34933, है ना। आप इसको 3 पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3.349 को मैं 35 बोल देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 35, तो ये 3.35, 2 डिजिट ही लिखे 35 इंटू 10 टू द पावर -5 kg।
तो इतना इसका मास होगा, ये ड्रॉप का, रेन ड्रॉप का इतना मास होगा। ये मास हमने निकाल लिया डेंसिटी के ऊपर से। तो ये याद रखना है डेंसिटी कितनी होती है वाटर के लिए, वाटर रेन ड्रॉप के लिए डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर मीटर क्यूब। यहाँ पे 10⁻³ kg होगी, ये इसकी डेंसिटी होगी। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी मुझे पहले तो निकालना व्हाट इज द वर्क डन बाय दी, कहा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ। देखो मुझे इतना समझ में आता है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पे फोर्स लगेगा mg, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा mg थ्रू आउट दिस मोशन। ये हाइट ही इतनी है कि जिसके लिए हम g को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे थ्रू आउट दिस मोशन g कांस्टेंट रहेगा। तो ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, दोनों में g कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जितना वर्क इतने रीजन में ग्रेविटी ने किया, उतना ही वर्क यहाँ पे इतने रीजन में भी वो करेगा, है ना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो मैं यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वर्क डन WmG इन फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, दोनों में सेम आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में वर्क डन सेम ही आएगा। तो मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, एक ही पॉइंट लगा के निकाल लूंगा। तो कितना होगा, तो वर्क डन ड्यू टू दी mg वो होता है भाई किसके बराबर, वर्क डन ड्यू टू दी mg किसके बराबर होता है, तो भाई mg चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो मतलब कि मैं इसको mgh के बराबर, पोटेंशियल कितनी होगी mgh के बराबर, है ना, आप समझ सकते हो। या फिर ये नहीं समझ में आता है तो भाई इस तरीके से देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। देखो mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अगर इसको आप देखोगे तो mg फोर्स जो भी है वो नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, ये डायरेक्शन में mg लगेगा, है ना, ये डायरेक्शन में mg लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में mg है उसी डायरेक्शन में भाई साहब इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है ना। चाहे पहला हाफ देख लो या सेकंड हाफ देख लो, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी। तो थीटा क्या हो जाएगा, mg एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो भी बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, वो होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 1 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, है ना। तो फोर्स है यहाँ पे mg और डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, चाहे फर्स्ट हाफ ले लो या सेकंड हाफ ले लो, डिस्प्लेसमेंट कितना 250, है ना, 250। तो मैं इसको h मान लेता हूं, मान लो कि मैं इसको h मान लेता हूं, तो वो h के बराबर होगा, है ना। चलो वैल्यू सारी प्लेस कर दो। तो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, फर्स्ट हाफ दे लो या फिर सेकंड हाफ ले लो, दोनों केस में आपको सेम ही वर्क डन देखने को मिलेगा, है ना। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है। चलो तो यहां पे m की वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया जो है 3.35, इसकी वैल्यू प्लेस करो इंटू 10⁻⁻5 इंटू g यहां पे हम कंसिडर करेंगे 10 इंटू हाइट यहां पे प्लेस करेंगे 250, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई तो करें इसको। तो भाई 3.35 को फर्दर मल्टीप्लाई करो आप 10 से, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करो आप इसको 250 से, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 8375, ठीक है, 8375। मतलब कि आंसर निकल के आएगा 8375, सॉरी 75 इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो आप -5 में से 4 डिजिट वहां पे शिफ्ट कर देते हो, अरे पांचों 5 डिजिट को शिफ्ट कर दो तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.08375 जूल, है ना। इतना वर्क डन करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये फर्स्ट हाफ में मान लो या सेकंड हाफ में मान लो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी ये h की वैल्यू 250, सेकंड हाफ में भी डिस्प्लेसमेंट मतलब कि h की वैल्यू जो भी है वो 250 ही रहेगी, है ना। तो दोनों केस में 250 ही रहेगी, तो इसलिए दोनों केस में वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सेम ही दिखेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि सेकंड केस में हमें निकालना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा। तो यहां पे ना हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, फ्रॉम, मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मुझे पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम by work done due to the external agent,
प्लस वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, वह किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अभी यहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं, अपने आप गिर रहा है, तो इसके द्वारा होने वाला वर्क डन 0 है। वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन हमें यहां पे निकालना है। वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, जी हाँ है ना, mg की वजह से वर्क डन होगा थ्रू आउट दिस पाथ बोला है। देखो यहां पे बोलो, यहां पे आपको बोला गया कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी, मतलब कि ये पूरे 500 मीटर का जो पाथ है ना, उसके लिए आपको पूरा वर्क डन निकालना है। तो वहां पे तो कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क कर रहा है, देखो कुछ वो वर्क कर रहा है, मतलब कि उसके द्वारा तो कुछ वर्क है ना। तो हमें निकालना है वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन, तो ये होगा वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा के माइनस डेल्टा के माइनस वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं? देखो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमारे पास ये mg जो भी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, mg जो भी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये mg के लिए हमने ये जो वर्क निकाला है ना, ये सिर्फ आधे डिस्टेंस के लिए निकाला है। हमें ये पूरे डिस्टेंस के लिए ये चर्चा करनी है। फ्रिक्शन के द्वारा होने वाला वर्क डन पूरे डिस्टेंस के लिए हमें निकालना है, और ये mg के द्वारा होने वाला वर्क डन हमने सिर्फ आधे डिस्टेंस के, देखो ना ये 250 मीटर ही लिखा है, आधे के लिए निकाला है। तो मैं इसको डबल कर दूं तो पूरे के लिए मिल जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स WMG, क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी डेल्टा के हम क्या लिखेंगे? डेल्टा के इज नथिंग बट इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, माइनस ट्वाइस वर्क डन ड्यू टू दी mg। ठीक, चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी यहां पे ना थोड़ा सा आपको देखना है। देखो इनिशियल तो कोई डाउट नहीं है कि जीरो ही होगी, इनिशियल तो जीरो ही है। देखो जहां से वो फ्री फॉल करता है वहां की काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो ही है, तो ये तो जीरो ही है। अगर मैं kf की बात करता हूं तो भाई काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक चेंज हो रही है, उसके बाद यहां से यहां तक तो वो कांस्टेंट हो जा रही है ना, वो कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। तो भाई इसी को kf मान लेते हैं ना, चाहे आप यहां की kf मान लो या फिर यहां की kf मान लो, दोनों सेम ही रहेगी, दोनों सेम ही रहेगी ना यार, आप समझ सकते हो। यहाँ पे चाहे वहां की kf मान लो या यहाँ की kf मान लो, आप ये kf मान लो या ये kf, क्योंकि उसके बाद तो चेंज ही नहीं आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप कोई भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे आपको सेम ही मिलेगी, है ना। तो मैं इसको kf बोल देता हूं, तो ये हो जाएगी हाफ m, मतलब कि मास ऑफ वो रेन ड्रॉप इनटू ये वेलोसिटी, कौन सी? ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, माइनस 2 टाइम्स वर्क डन ड्यू टू दी mg, वो हमने निकाला था 0.08375, 0.08375। देखो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस करते जाओ, ये हो जाएगा हाफ मास कितना भाई, तो हमने निकाल लिया है 3.35 इंटू 10 टू दावर -5 इंटू 10 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 10 टू दावर 4। ये एक ऑटो सेव का बहुत प्रॉब्लम है ये वाला सॉफ्टवेयर में। 10 का स्क्वायर 10 टू दावर 4 माइनस ये 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स 0.08375 को 2 टाइम्स करोगे तो ठीक है, देख लेते हैं। 2 टाइम्स 0.08375 तो ये आंसर हमारे पास आएगा 0.1675, 0.1675। ठीक है, तो वी आर गेटिंग दिस आंसर। अच्छा देखो इसमें क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर 4, तो ये 10 टू द पावर -1 बचेगा। और यहाँ पे ये जो 3.35 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3.35 डिवाइड बाई 2, तो जैसे आप इसको डिवाइड से 2 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इतना आंसर। अच्छा अभी इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -5 और 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर होगा 10 टू द पावर 4 होगा। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, ये 10 का स्क्वायर है तो ये 10 टू द पावर 2 होगा, है ना, ये 10 टू द पावर 2 होगा, इट इज 10 टू द पावर 2, सॉरी फॉर दैट। तो ये 10 टू द पावर 2 है भाई, 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 टू द पावर 2, तो ये टोटल 10 टू द पावर 5 में से 10 टू द पावर 2 निकल जाएगा, 10 टू द पावर 4 नहीं, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 2 होगा। इसको यहीं पे लिखते हैं 10 टू द पावर 2
2 होगा, ठीक है। और -5 में से 2 कट जाएंगे तो ये 10⁻³ बचेगा, तो ये 10⁻³ होगा, ठीक है। तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे, नहीं तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, 0 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, -0.1675, ठीक। चलो, तो इसको अगर 10⁻³ को लिखे तो ये हो जाएगा 0.001675 -0.1675, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो आंसर क्या आता है। आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 0.001675 में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 0.01675 को, तो ये आंसर निकलेगा 0.01575। तो ये आंसर हमारे पास आएगा, एक तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 0.01575 मैंने सही लिखा है या गलत लिखा मुझे नहीं पता है, लेकिन 0.00171675 में से एक बार और कर लेते हैं। तो 0.01675 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1675 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके ओके, तो ये आ जाएगा, सॉरी गलत है ना, वो गलत आंसर लिखे थे। ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -0.16585, मतलब कि -0.1658 जूल। तो इतना वर्क डन होगा फ्रिक्शन के द्वारा, इतना वर्क होगा फ्रिक्शन के द्वारा थ्रू आउट दिस मोशन, थ्रू आउट दिस पाथ आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्लियर हुआ? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज द वर्क डन बाय mg। अभी इसमें हमने अलग नहीं किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सॉरी फर्स्ट हाफ जो पोर्शन है उसमें भी इतना ही वर्क होगा एंड सेकंड हाफ में भी उतना ही वर्क होगा, इसलिए हमने इसको अलग नहीं किया है ना, अलग नहीं किया है, एक ही में बता दिया। आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये अलग दिखाना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।